Alright, going ahead with more questions. Question number 17. In a capillary tube having area of cross-section A, water rises to a height h. If cross-sectional area is reduced to A by 9, the rise of water in the capillary tube is. So ऐसा है. Very simple question. आपको पता होगा h is equal to 2t cos theta by r rho g, ये इक्वेशन आपको पता है. यहाँ पे कैपिलरी, सिर्फ कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन चेंज किया है. कैपिलरी का मटेरियल और लिक्विड सेम है, मतलब H is inversely proportional to R. हमने yesterday also we solved same type of question. Area of cross section is pi r square, मतलब area is proportional to R square, मतलब R is proportional to root of A. So equation 1 H is proportional to 1 by R, equation 2 R is proportional to root of A. Therefore from 1 and 2 you will have H is inversely proportional to root of A. तो आपको मिल जाएगा H1 by H2. आपको क्या चाहिए? The rise of water in capillary tube, मतलब area of cross section कम करने के बाद, तो H2 by H1 is root of A1 by A2. So you have this as H2 is equal to root of A1 is A, A2 is A by 9 times of H1, which is H. So H2 is equal to root 9H, which is 3H. So option number B. 2018 में आया था ये CET में. So very simple question. Next question, question number 18th. When one end of capillary is dipped in water, the height of water column is H. The upward force of 105 dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight of water column. The inner circumference of the capillary is. You have a capillary tube और आपने इस कैपिलरी ट्यूब के एक एंड को वाटर में डिप कर दिया. हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन दिस केस मान लेते हैं कंपेयर टू आउटसाइड लेवल, मान लेते हैं आउटसाइड वाटर का लेवल इतना है और इनसाइड कैपिलरी वाटर का लेवल ये है H. ओके. अब upward force of 105 Newton dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight. तो इस पर्टिकुलर मर्क्यूरी के कॉलम में नॉट मर्क्यूरी, वाटर के कॉलम में यू सी ये जो वेट ऑफ वाटर है, एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर है. जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हाउ कैन समथिंग गो अगेंस्ट ग्रेविटी. तो कैपिलरी के अंदर हाइट ज्यादा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी है वो, तो ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा आपके पास फोर्स आएगा सरफेस टेंशन का और दिस इज बैलेंसिंग वेट mg. लेकिन कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर होता है. हमको यहां से देखते टाइम बिकॉज यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द साइड तो आपको 2D दिखेगा, लेकिन इन रियलिटी जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा. मतलब सरफेस टेंशन के जो वेक्टर्स है दे विल बी एक्टिंग एवरीवेयर अलोंग द सर्कमफरेंस. तो ये सरफेस टेंशन के वेक्टर जो होंगे ये हर जगह पे होंगे अलोंग द सर्कमफरेंस. एंड वी हैव डन दिस इन डिटेल इन थ्योरी क्लासेस. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड. इमेजिन क्वेश्चन ये होता है कि हाउ कैन दिस एक्स्ट्रा हाइट balances itself against gravity.
ग्रेविटी के अगेंस्ट ये एक्स्ट्रा जो हाइट है उसने बैलेंस कैसे किया है खुद को, राइट। तो वेट mg जो डाउनवर्ड है उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स चाहिए, जो अपवर्ड फोर्स सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है, तो है ना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये होता है अपवर्ड फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन balances is equal to downward force due to weight, downward force due to weight. What is force due to surface tension? 2 pi r t cos theta. क्यों? क्योंकि ये हर जगह पे t t t t, और अगर आपको थ्योरी याद है, थ्योरी बहुत जरूरी होता है, तो ये t cos theta कंपोनेंट्स आते हैं इन रियलिटी. So these components are in reality t cos theta, t cos theta, t cos theta, t cos theta, and so on so forth. ये t cos theta components है basically. So these components are nothing but t cos theta. So 2 pi r t cos theta equal to weight which is mg. Alright. तो ये weight mg डाउनवर्ड फोर्स आपको बताया ही है 105 टाइम, और आपको पता है फॉर वाटर थीटा इज 0, फॉर प्योर वाटर थीटा इज 0. तो 2 पाई आर टी कॉस ऑफ 0 mg आपको 105 टाइम बताया ही है. तो 2 पाई आर टी इक्वल टू 105. तो 2 पाई आर ये सर्कमफरेंस है, आपको सर्कमफरेंस ही पूछा है, व्हाट इज सर्कमफरेंस? 2 पाई आर. 105 by टेंशन t, 105 by टेंशन t, t is 7 into 10 power minus 2. Solve this. और बाय द वे ये न्यूटन पर मीटर में है और ऊपर फोर्स टाइम में है, तो आपको वो कन्वर्जन फैक्टर भी पता होना चाहिए, टाइम टू न्यूटन. टाइम टू न्यूटन 10 पावर माइनस 5 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 105 by 7 इंटू 10 पावर माइनस 3. ये 1 जा ये 15 जा होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये आ जाएगा आपका 1.5 into 10 power minus 2. 15 into 10 power minus 3 is 1.5 into 10 power minus 2 meter, मतलब 1.5 centimeter. तो inner circumference is 1.5 centimeter. Okay, so easy question है. Upward force due to surface tension is balancing weight mg, that is 105 time. Time को न्यूटन में convert कर लो, and that's how you can basically solve this question. Okay, so next question. A big water drop is formed by combination of n small drops of equal radii. तो हमारे पास n small drops है जिसका रेडियस इक्वल है. They are combining to form a big drop. तो ये n drops है, मान लेते हैं हम लोग n drops. ओके, तो ये n drops है आपके पास. All right, ऐसा है. Okay, so this is what you have. Well, इन सब का रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल r, और आपको अभी ऑलरेडी पता है n r क्यूब इक्वल टू r क्यूब, कैपिटल R क्यूब, ये आपको ऑलरेडी पता ही है. सो यू ऑलरेडी नो फ्रॉम हियर दैट n is capital R cube by small r cube, so n raised to 1 by 3 is capital R by small r, या फिर small r by capital R is 1 upon n raised to 1 by 3. Okay, the ratio of surface energy of n drops to the surface energy of big drops. Surface energy is surface tension into area. So it is surface tension into area. So for small drops, total surface energy is n times of surface energy of each drop. So NTA, easy है, इसको मैं ES बोल देता हूँ, that is NT 4 pi r square. Similarly for big drop,
वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्लियर, बट अभी रिपीट हुआ है तो हुआ है. लेट्स सॉल्व इट. ई बिग इज टी इंटू ए, सो टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो आप स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप इन दोनों का सरफेस एनर्जीज को डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा एन टी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो टी 4 पाई कैंसल आउट, तो एन आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. तो दिस इज एन स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल स्क्वायर. स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज 1 अपॉन एन रेज टू 1/3 का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा n अपॉन n रेज टू 2/3. सो ये आ जाएगा n रेज टू 1/3 आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि ये फैक्टर को ऊपर ले जाओगे तो n रेज टू -2/3 होगा. तो वो सॉल्व करके n रेज टू 1/3 मतलब क्यू रूट ऑफ n इज टू 1. ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ radius capital R, so you have a capillary tube of radius capital R. So let's specify radius over here. This is capital R. Okay. Here you have, well, a straight thin metal wire of radius small r. इसमें आपके पास एक straight thin metal wire है. You have a straight thin metal wire जिसका रेडियस स्मॉल r है. Okay, so the radius being here small r, all right, is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of the combination is at the same level. ठीक है, that's okay. तो आपको क्या बोल रहे हैं, ये जो सिस्टम है एक कैपिलरी है, उसमें एक मेटालिक वायर है. मेटालिक वायर को सिमेट्रिकली इंसर्ट किया है, मतलब बिल्कुल बीच में इंसर्ट किया है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का एक एंड हमने वाटर में डाला है such that lower end of the combination is at the same level. Okay, so the rise of water in the capillary tube is, अब यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड. तो यू विल हैव राइज ओवर हियर, और ये दोनों साइड पे होगा बेसिकली. ओके, तो हाउ मच इज दिस हाइट, ये पूछा है. हाउ मच इज दिस हाइट? सो यू ऑलरेडी नो h is equal to height is equal to 2t cos theta by r rho g. मैंने इंटेंशनली r डैश लिखा है. क्यों? क्योंकि अब इफेक्टिव रेडियस कम हो गया. अगर ये बीच का वायर यहाँ पे नहीं होता तो टोटल रेडियस r कैपिटल R लेते हम लोग, तो 2t cos थीटा अपॉन कैपिटल R रो जी लेते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वायर, मेटालिक वायर, you have h is equal to 2t cos theta upon r dash. Effective radius is capital R minus small r rho g. ओके, तो वाटर है, वाटर के केस में थीटा क्या होता है? सो फॉर वाटर थीटा इज 0. सो फॉर वाटर थीटा इज 0. इसका मतलब h आ जाएगा 2t cos of 0 is 1 r minus r rho g. ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी. This is how you can solve this particular question. Simple question था, सिर्फ effective radius देखना है आपको. You have to see what is effective radius. Next question, question 21. A liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets of same size. है ना, हमारे पास अब इसका रिवर्स प्रोसेस है. तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होके बिग ड्रॉप बन रहा था, यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे आपके पास
लिक्विड ड्रॉप है जिसका एनर्जी E है, इट इज बेसिकली स्प्लिटिंग अप इनटू 512 ड्रॉपलेट्स। तो ऐसा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ज्यादा होते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ n drops is greater than surface area of single drop. ओके, ये पता होना चाहिए आपको। और सरफेस एनर्जी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, तो सरफेस एनर्जी भी छोटे ड्रॉप्स का ज्यादा होगा कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। ओके, तो लिक्विड ड्रॉप हैविंग surface energy E is spread into 512 droplets of same size. The final surface energy of the droplet will be, इनिशियल सरफेस एनर्जी आपको E1 दिया है E, ओके, आपको E2 पूछा है, you have been asked E2, तो वही बात है, what will be E2? E2 will be n times of surface tension into area, final area, that is A2। ओके, तो ये आएगा n times of, वैसे अभी सॉल्व नहीं करना चाहिए मैंने, बिकॉज you already have this formula, so you already have this formula, E small upon E big, है ना, तो E small upon E big already आपके पास है, तो let's try it out that way। E small upon E big is n raised to 1/3, n is 512, 512 का क्यूब रूट is 8, क्योंकि 8 into 8, 8 square is 64, 64 into 8 is 512, तो 8 cube is 512। आ गया? आपको क्या पूछा है? आपको फाइनल सरफेस एनर्जी पूछा है। फाइनल सरफेस एरिया एनर्जी मतलब स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी टोटल 8 टाइम्स ऑफ EV, तो 8E आ गया आंसर, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो यू कैन एक्चुअली, अगर आपको फॉर्मूलाज ऐसे याद रहते हैं तो इफ यू रिमेंबर दिस, तो दिस इज शॉर्टकट ट्रिक, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करो, मतलब आपको पूरा ये करना पड़ेगा फिर, तो इट टेक्स टाइम। सो बेसिकली आई वांट यू, इफ यू कैन रिमेंबर फॉर्मूलाज एट सम प्लेसेस, डू रिमेंबर फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large number of liquid drops, each of radius A, are merged to form a single spherical drop of radius B. The energy released in this process is converted into kinetic energy of the big drop formed. The speed of the drop is. So, again, a very good question, but of the same type. सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीज है। ऐसा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स जब ज्यादा होते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है मतलब सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है, सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है। ओके, अब जब ये ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बनेगा तो सिंगल ड्रॉप के पास एनर्जी कम है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। जब एक बड़े ड्रॉप को n छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, जब n छोटे ड्रॉप्स को एक बड़े ड्रॉप में मर्ज करना है तो एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज हुआ, इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो ये जो छोटे ड्रॉप्स थे उसका, छोटे ड्रॉप्स का रेडियस है A, बड़े ड्रॉप का रेडियस है B। ओके, तो हमारे केस में जो स्मॉल r था वो A है, कैपिटल R जो था वो B है, राइट। अब एनर्जी जो रिलीज हुई, पहले तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी रिलीज। हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी रिलीज? इनिशियल एनर्जी फाइंड कर लो, इनिशियल एनर्जी है ना, इनिशियल एनर्जी E1 EI is n times of surface tension into initial area, so nt 4 pi a square
क्योंकि स्मॉल ड्रॉप का रेडियस ए बोला है। ऑलराइट, सो फाइनल एनर्जी is T into final area, that is T into 4 pi b square. तो एनर्जी रिलीज कितना हुआ, डेल्टा E. सो एनर्जी रिलीज्ड is initial minus final, that is n T 4 pi a square minus T 4 pi b square. तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई टी एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यहां तक आपके पास आ गया। बट व्हाट इज एन? याद है एन क्या था आपके पास? आर, इफ यू रिमेंबर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब, मतलब बी बाय ए का क्यूब, राइट। तो ये आ जाएगा 4 पाई टी बी क्यूब बाय ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। मैं इसमें से 4 पाई टी लिखता हूं, एक ए कैंसल हो जाएगा, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर, ओके, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो ये बी क्यूब बाई ए माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया आप लोग एनर्जी रिलीज ना, ये डेल्टा ई है एनर्जी रिलीज। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर गिवन डेटा जो भी है, यू हैव एनर्जी रिलीज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy of the big drop. So delta E is equal to half m v square, correct? So delta E, what is delta E? 4 pi t b cube by a minus b square equal to half m v square. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है स्पीड, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई टी अपॉन m b क्यूब बाय a माइनस b स्क्वायर, राइट। गुड, so this is what you have. All right, v square equal to 8 pi t by m. What is m? Mass is what? Volume into density. b cube by a minus b square. So v square equal to 8 pi t by volume. What is volume of this big drop? 4 by 3 pi b cube into density b cube by a minus b square. Okay, तो 4 1s are 4 2s are, pi cancel, ये 3 ऊपर गया तो 6, because in the denominator you have 3, तो b square equal to 6t अपॉन रो, और ये जो b क्यूब है ये मैं b क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 by b क्यूब by a minus b square by b cube. So you have v square equal to 6t by rho 1 by a minus 1 by b. So therefore you have v equal to under root of 6t by rho 1 by a minus 1 by b, 1 by a minus 1 by b. ऐसा कुछ तो एक ऑप्शन मिलना चाहिए। देखो हाफ रेज टू हाफ है, 6t by rho 1 by a minus 1 by b, ऐसा ही है ना, ऑप्शन नंबर ए। So this is how you can solve this particular question. ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज सिंपल। तो व्हाट डू यू हैव इज, आपके पास n स्मॉल ड्रॉप थे, हर एक का रेडियस a था, एक बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस b है, कंबाइन हो गए तो एनर्जी रिलीज हुआ कितना, 4 पाई टी बी क्यूब बाय a माइनस बी स्क्वायर। कैसे?
इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने, दैट्स इट। तो एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज्ड is equal to kinetic energy of the big drop. Equate कर लो, you keep equating and then solving, done। बाकी तो चीजें आपको पता होना चाहिए, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम किसका, बिग ड्रॉप का, क्योंकि हम बिग ड्रॉप की बात कर रहे हैं। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 रेडियस क्यूब, व्हाट इज रेडियस, b क्यूब, सो 4/3 आपको मिल जाएगा 4/3 पाई b क्यूब। सॉल्व करो एंड यू हैव योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23rd। A liquid rises to a height of 1.8 centimeter in a glass capillary A. Another glass capillary B having diameter 90% of A is immersed in the same liquid. The rise of liquid in B is, वही चीज है, height is 2t cos theta by r rho g। अब हमें पहले केस में हाइट दिया है, एनीवेज h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि सेम लिक्विड है तो t थीटा रो g सब कांस्टेंट है, राइट। आपको और एक चीज बताइए यहाँ पे r2, क्योंकि डायामीटर बोला है ना, तो डायामीटर इन सेकेंड केस इज 90% ऑफ फर्स्ट केस, मतलब 90/100 टाइम्स ऑफ d1, मतलब d2 इज 0.9 टाइम्स ऑफ d1, मतलब R2 is 0.9 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा आएगा। ऑलराइट, ऐसा आएगा आपके पास। तो यू विल हैव R2/R1 as 0.9। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू विल आल्सो हैव H2/H1 is equal to R1/R2। तो H2 is equal to R1/R2 टाइम्स ऑफ H1। और आपके पास R, मैं एक काम करूंगा, आई डोंट लाइक टू राइट फ्रैक्शंस, मुझे पसंद नहीं है फ्रैक्शंस लिखना, आई डोंट लाइक इट, तो मैं फ्रैक्शन में नहीं लिखने वाला हूँ। तो आई विल जस्ट राइट डाउन R1/R2 एज 1/0.9, मतलब 10/9। ओके, तो मैं यहाँ पे 10/9 लिखूंगा, 10/9। H1 1.8 सेंटीमीटर है, तो 18/9 मतलब 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, this is what you will get। All right, so this is how you can solve this particular question। So it's not really difficult, question simple है। Next question, the wettability of a surface by a liquid depends primarily on, wettability मतलब एक लिक्विड एक सरफेस को वेट कर सकता है कि नहीं। मैंने आपको बताया था there are 3 types of liquids, one which partially wets a solid, one which completely wets a solid। partially wets a solid मतलब kerosene, angle of contact is 0 to 90 मतलब acute। one which completely wet a solid जैसे water, angle of contact is 0। and then you have another liquid which does not wet a solid, that is mercury, angle of contact is obtuse 135 degree to be precise। अब wettability primarily depends on, किस पे डिपेंड करता है wettability? Angle of contact पे डिपेंड करता है, obviously as I told you it depends on angle of contact, it does not depend on viscosity, it does not depend on surface tension, well it depends on angle of contact। okay, so this is what you will have, option number D। next question, 26th 25th मिस हो गया, ठीक है, doesn't matter। on the surface of the liquid in equilibrium, molecules of the liquid possess, on the surface of liquid in equilibrium, molecules of the liquid possess maximum potential energy, minimum potential energy, maximum kinetic energy, minimum kinetic energy। आपको याद है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट? सरफेस टेंशन समझा होगा तो ये क्वेश्चन समझेगा। if you remember what is surface tension, so if you remember that, अगर आपको याद है किसी भी लिक्विड की सरफेस पे देयर इज अ लेयर, है ना, किसी भी सरफेस, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है
ठीक है, मैं I'll go into details because I need to revise it for you anyways. तो हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने एक लिक्विड लिया है जस्ट लाइक वाटर, वी हैव अ लिक्विड जस्ट लाइक वाटर. देन आपको पता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज. कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाता है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस, that is range. So any molecule can attract any other molecule up to a certain distance, that is molecular range R. अब ये जो अट्रैक्शन है ये हर एक डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा तो एक स्फीयर बनेगा, उसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. मतलब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आता है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड. ओके, इट विल गेट अट्रैक्टेड. तो ऐसा है. ऑलराइट, नाउ अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया जस्ट इनसाइड लिक्विड, इफ वी टेक अ मॉलिक्यूल जस्ट इनसाइड लिक्विड, इस मॉलिक्यूल के, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हर साइड में देयर आर अनदर मॉलिक्यूल्स. तो टोटल मतलब नेट फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव क्यों? क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल के हर एक डायरेक्शन में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स है. So force of attraction between molecules of same type is cohesive force. तो net force on this molecule is 0. लेकिन जब आपने एक लेयर लिया है जिसका थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन R है, अगर आपने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया तो फॉर दिस मॉलिक्यूल मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड वाटर एंड अ स्मॉल पार्ट इज इनसाइड एयर. एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है. एयर का डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर का है 1000. तो इस B मॉलिक्यूल के लिए देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हियर पुलिंग द मॉलिक्यूल B इनसाइड. मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है. ये हमने थ्योरी में इन डिटेल देखा है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर, इन द सरफेस फिल्म इज डाउनवर्ड. और अगर एक मॉलिक्यूल मैंने लिया सरफेस पे तो इसका हाफ पार्ट एयर में गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का और हाफ गया लिक्विड के अंदर. तो इस C मॉलिक्यूल पे भी नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है. तो क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस? क्योंकि इस सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इस सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग अ डाउनवर्ड फोर्स. इसकी वजह से दैट इज व्हाई सम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स go down. वो मॉलिक्यूल्स नीचे सेट हो जाते हैं, they go down. तो सरफेस फिल्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. अब ये जो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनकी जगह फिल करने के लिए, टू फिल दिस एम्प्टी स्पेस, मॉलिक्यूल्स को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा. नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपने आप तो जा नहीं सकते, वर्क हैज टू बी डन. तो जब ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गए, वर्क हैज टू बी डन. वर्क डन इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, तो दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस. तो सरफेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इट possesses मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. सो आई कुड हैव डायरेक्टली टोल्ड यू ऑप्शन नंबर ए, लेकिन डिटेल्स आपको पता होने चाहिए. यू शुड नो कि हाउ कम there is maximum potential energy. Question number 28. Work done in forming a liquid drop of radius r is W1 and that of radius 3r is W2. The ratio of work done is. तो आपको पता है work done is surface energy which is tension into area. Okay, so this is tension into 4 pi r square. तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो वर्क डन W2 आपको रेशियो पूछा है, W1 by W2 is R1 by R2 का स्क्वायर, that is R by 3R का स्क्वायर, that is 1 by 9. ऑप्शन नंबर डी. खत्म. Right? So that's it for today. We are going to stop little early today. तो आज थोड़ा जल्दी रुकेंगे and
we'll take more questions in the next session.